अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट-फाट होंगे। तो आज की एपिसोड भी हाज़िर है। तो आज तीसरा दिन है, आपकी राइटर ने कोई छुट्टी नहीं की, तो इसका इनाम मुझे क्या देंगे आप लोग? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने रिव्यू दें और सबसे मैं आज जितनी एपिसोड लिख सकी, ये 7000 वर्ड हैं, इतने ही लिख सकी हूँ। इससे ऊपर मैं नहीं लिख सकती थी। अगर मैं लिखती तो मुझे एपिसोड कल आती, तो छुट्टी हो जाती। तो इंशाल्लाह ताला कल जो मैंने कहा था कि सब कुछ रिवील हो जाएगा, वो कल होगा। और आज की एपिसोड बहुत मज़े की है। गला शदीद ख़राब है, मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज़ मेरी जो ज़बान है उसकी ना थोड़ा-सा एक साइड पे कट सा महसूस हो रहा था। शायद गले की ख़राबी की वज़ह से, आई डोंट नो कैसे, बट मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अकाउंट नेम है नूर आसिफ नावल, तो प्लीज़ मुझे वहाँ फ़ॉलो करें, आपको अच्छी-अच्छी रील्स मिलेंगी, पोएम्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा और टारगेट पूरा कर दें, आपको कल भी एपिसोड मिलेगी। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। जहाँ रहे खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ नरगिस 93 पार्ट 2। अरहम सोफ़े पर बैठा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। आंखों में सुर्खी के डोरों के साथ जुनूनी कैफियत भी थी। नज़रें सिर्फ कदमों में बैठे हचकोले भरते नाजुक वजूद पर थी, जो घुटनों में मुंह दिए हिचकियों से रोते हुए बुरी तरह लर्ज रही थी। अरहाम की आंखों में तपश और जुनूनियत बढ़ती जा रही थी। वो अपनी एक टांग हिलाते हूर के करीब अपनी बेल्ट को देख रहा था। हूर के करीब पड़ी अपनी बेल्ट को देख रहा था। सामने बैठी उसकी बीवी ने अपने जिस्म की नुमाइश की थी। इस जिस्म को दागदार करने से कम सज़ा तो होनी नहीं चाहिए। इस जिस्म को इतना बदसूरत होना चाहिए कि मुकाबिल कभी अपने जिस्म की नुमाइश ना कर सके। अरहम खानज़ादा चुभती नज़रों से उसकी बल खाती कमर को देखते हुए अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ मारते, एक हाथ से सिगरेट के गहरे कश लेते सोच रहा था। उसके घुटनों के गिर्द लिपटे मैक्सी के बारीक कटदार स्लीव से नज़र आते, लिशकारे मारते दूधिया बाजुओं को तपश ज़दा जुल्सती निगाहों से वो देख रहा था। अपने सीने में भड़कती आँख को सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतारते कम करने की कोशिश कर रहा था, जो कम ही नहीं हो रही थी, मज़ीद भड़कती जा रही थी। हम खानज़ादा की नज़रें अब अपने हाथ में पकड़े जलते सिगरेट पर थीं, दिलो दिमाग जलते भांबड़ों की लपेट में था। ऐसी आग भड़क रही थी, दिल कर रहा था आज सामने बैठे वजूद को वो जला डाले, फिर भी चैन ना पाए। उठो, यहाँ से चेंज करो, इस शर्मनाक बेहुदा लिबास को अपने जिस्म से आज़ाद करो। हवेली की औरतों की तरह शर्मो हया वाला लिबास पहनो, जिसमें तुम्हारी जिस्म की नुमाइश ना हो सके। अरहाम खानज़ादा ने उसे चुभती निगाहों से देखते कारदार लहजे में हुक्म दिया, क्या खराबी है इस लिबास में? मुझे इसी तरह के लिबास पहनने की आदत है। मैंने हमेशा ऐसा ही लिबास पहना है और कमरे में भी तो आपको इससे बदतर लिबास में मैं अच्छी लगती हूँ। जिस तरह की वल्गर नाइटीज़ आपने मेरे लिए ख़रीदी हैं, वो तो पहनने की भी लायक नहीं, मगर हर रात आपके हुक्म पर पहनी है, ताकि आप मुझे देखकर ताकि मुझे देखकर आपको खुमारी चढ़ सके। रात रात भर में आपकी हवस का निशाना बन सकूं। हूर घुटनों में से मुंह उठाए चीख पड़ी थी। राम खानज़ादा उसके चीखने और उसकी बात पर बुरी तरह मुश्तिल होते उसकी तरफ झुकते उसका जबड़ा दबोच गया। ये लिबास तुमने तब पहना जब तुम हूर सुल्तान शाह थी, अब तुम हूर खानज़ादा हो, यानी मेरी बीवी, मेरी मलकियत में। तुम रात रात भर मेरी हवस का निशाना बनती थी, तो तुम्हारे वजूद पर बिल्कुल नाइटीज़ भी नहीं रहती थी। लगता है भूल गई हो, रात रात भर मेरे हवस का निशाना बनते तुम किस सूलिये में मेरी बाहों में होती थी। नाइटीज़ तुम कमरे में अपने शौहर के सामने पहनती थी। ये लिबास तुमने गैर मर्दों के सामने पहना है। मैं हक रखता हूँ तुम पर, तुम्हें जैसे चाहूँ छू सकूँ, जैसे चाहूँ देख सकूँ, और कोई दूसरा मर्द तुम्हारे एक बाल को देखने का भी हक नहीं रखता। तुम्हें खुदा ने सर से पैर तक सिर्फ मेरे लिए बनाया है। अरहाम खानज़ादा उसका जबड़ा खतरनाक हद तक दबोच गया था। आइंदा इस तरह की बकवास की मेरे हक को यूँ चैलेंज किया, मैं तुम्हारा खूबसूरत बदन इस सिगरेट से दागदार कर दूंगा। अरहाम की बात पर हूर ने खौफजदा होते उसके हाथ में पकड़े जलते सिगरेट को देखा था। अरहाम ने उसका जबड़ा एक झटके से छोड़ा तो उससे दूर होते पीछे को खिसक गई। आप बहुत बुरे हैं अरहाम,
बहुत बुरी। मैं भूली नहीं हूँ जो सलूक मेरे साथ आपने हमारे निकाह की रात को किया था। मेरे बदन को नोचा था आपने, कितना चीखी थी, कितनी माफ़ियाँ माँगी, मगर आपकी सफ़ाकी, आपका ज़ुल्म बढ़ता गया। मेरी चीखें तक आपने रोक दी थी। मुझे नफ़रत है शौहर के इस हक़ से, मुझे नफ़रत है आपके हक़ से। मुझे नफ़रत है आपसे, हूर पीछे होके सिसकियों से रोते हुए बोली। हूर की बातों पर रेहाम के हाथों की मुट्ठियाँ बिंचती जा रही थीं। वो इसकी आँखों में आँखें डाले नफ़रत का इज़हार कर रही थी। राम खानज़ादा सोफ़े से उठते एक ही जस्ट में उसकी तरफ बढ़ा तो हूर मुंह पर हाथ रखकर चीख पड़ी थी। अरहाम खानज़ादा ने उसे बालों से दबोचते खड़ा करते अपने मुकाबिल किया था। हूर ने दर्द से कराहते अरहाम की आंखों में देखा था। उस एक रात को तुम आज तक नहीं भूली। अगर हर रात तुम्हारी वैसे ही गुजरे तो फिर तुम्हारी नफरत की इंतहा क्या होगी? इतनी नफरत करोगी मुझसे जितनी नफरत मुझे इस वक्त तुमसे महसूस हो रही है। अरहाम उसके बालों को दबोचते उसकी गर्दन को बुरी तरह झटका देते उसकी आंखों में देखते कराया था। मेरी नफरत का आप मुकाबला नहीं कर सकते। जितनी मैं आपसे नफरत करती हूँ उसकी कोई इंतहा नहीं। हूर अरहाम की आंखों में गुलाबी आंखों से देखती हिचकियों से रोते हुए बोली। अरहाम ने बहुत बुरी तरह उसके बालों को झटका दिया था। उसकी गर्दन और सर में शदीद खिंचाव पड़ रहा था। आंखों से मोती टूट कर बरसे थे। हूर की नफरत के इजहार पर अरहाम के चेहरे पर करबोजियत की इंतहा लहराई थी। आंखों में वहशत की सुर्खी छाई थी। अरहाम इसके बालों को एक झटके से छोड़ते रुख मोड़ गया था। अरहाम ने गहरी सांस लेते अपने इश्तियाल पर बमुश्किल काबू पाया था। अरहाम की बेरहम गिरफ्त से आज़ादी मिलती हूर को पीछे होती दीवार के साथ टेक लगाए बुरी तरह रोने लगी थी। मुकाबल से खौफ भी महसूस हो रहा था, नफरत भी महसूस हो रही थी। अपनी तजलील पर रोना भी आ रहा था। अरहाम उसकी चीखें सुनते पूरी तरह मुश्तिल होते उसकी तरफ बढ़ा। जितनी मर्जी नफरत कर लो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम अब इस कमरे में मेरे पास रहोगी। जितनी मर्जी चीखें मारो तुम्हारी चीखें इस कमरे के दर दीवार से होते मुझ तक ही पलटा करेंगी। अब कोई गैर मर्द तुम्हें नहीं देखेगा, बल्कि कोई औरत भी तुम्हें नहीं देख सकेगी। मेरे नज़दीक तुम्हारी यही सज़ा है। अरहाम उसके गिर्द दीवार पर हाथ रखे उसके चेहरे पर झुकते अपनी तपश ज़्यादा सांसें छोड़ते सिलकते लहजे में फंकारा था। अब ड्रेसिंग रूम में जाओ, इस लिबास को चेंज करो। मुझे ये लिबास कांटों की तरह छुप रहा है। एक आग दहकती है मेरे अंदर जब इस लिबास में तुम्हें देखता हूँ। इसे उतार कर मुझे दो ताकि इसे नजरें आतिश कर सकूं। अगर कुछ देर और तुम इस लिबास में रही तो मैं इस लिबास समेत तुम्हें आग लगा दूँ। अब जाओ। मुझसे डरने की, मुझसे खौफजदा होने की शानदार मुझसे खौफज़दा होने की शानदार एक्टिंग करते ज़्यादा आमदनी की होने की शानदार एक्टिंग करते कांपते लरजते इस लिबास को चेंज करो। अरहाम ने इसकी लरजते वजूद और उसकी खौफज़दा आंखों में देखते तंसिया लहजे में कहा। मुकाबिल उससे ऐसे डरती लरजती थी जैसे अभी जान से चली जाएगी, मगर हमेशा वही करती थी जो उसके गुस्से का सबब बनता था। अरहाम ने गज़बनाक होते हूर के वजूद पर अपनी सर्द निगाहें गाड़ी। बदन बुरी तरह लरज रहा था। वो अपनी गुलाबी भीगी आंखें उसकी आंखों में गाड़े हुए थी। उसका बुरी तरह लरज़ना महसूस करते हुए अपने अंदर उठते तूफ़ानों पर काबू पाए हुए था। ये वही जानता था वो ज़ब्त के किस मराहिल से गुज़र रहा था। ऐसी वहशत, ऐसे जुनून के उबाल उठ रहे थे। दिल कर रहा था आज फिर सामने खड़े नाजुक वजूद को रोंद डाले, मगर आज मुकाबिल के साथ उसके दिल का रिश्ता था। सामने खड़ी लड़की को दीवानगी की हद तक चाहता था। उसका जुनून, उसकी दीवानगी सामने खड़ी लड़की को कुछ कहने नहीं दे रही थी, और उसकी यही दीवानगी, यही मोहब्बत, यही जुनून उस पर किसी का साया बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो लावे की तरह फट रहा था। आतिशगीर मादी की तरह उसके वजूद के अंदर से टुकड़े हो रहे थे। वो इसी जुनून, इसी तड़प में सिलकते झुलसते सामने खड़ी लड़की के भी टुकड़े करना चाहता था।
نہیں کروں گی یہ لباس چینج ارحام، آج سے وہ حور مر گئی جو آپ کا ہر حکم خاموشی سے مانتی تھی۔ حور نے نڈر لہجے میں چیخ کر کہا تھا، مقابل کی سختی اور بے رحمی اس کی آواز سلب کر رہی تھی۔ اب کچھ ہی وقت تو ہوا تھا، اسے اپنی پناہوں میں مان اور محبت بخشنے لگا تھا۔ جنونی لمس بھری شدتوں میں کتنی تڑپ ہوتی تھی، لبوں کی حدود سر کے بالوں سے پیروں تک آ گئی تھی۔ آج وہ پھر سے نفرت کا راگ الاپتے اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اب یہ تذلیل اس کی روح کو بھی گھائل کر رہی تھی جو اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تڑپ کر مرنے والی ہو گئی۔ ارحام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے کلائی سے جکڑے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گیا۔ ارحام چھوڑے مجھے، اور اپنی کلائی چھڑواتے چیخی تھی۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ چکی تھی۔ اس واش روم میں وہ بہت بار اپنا حق لے چکا تھا۔ ہور کی رگوں میں اس کی جنونی شدتیں یاد کرتے سنسنی دوڑی تھی۔ ہور نے چیختے تڑپتے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ اسے بے دردی سے جکڑے باتھ ٹب کی طرف بڑھا۔ واش روم کے بیچوں بیچ بنے راؤنڈ شیپ میں بنے باتھ ٹب میں اسے بہت بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ وہ پانی سے بھرے باتھ ٹب میں سیدھی کمر کے بل جا گری تھی۔ اس سے پہلے وہ اس باتھ ٹب سے نکلتی وہ روف شوران کرتے باتھ ٹب میں گھس چکا تھا۔ ارحام اور خوفزدہ ہوتے چیختے ہوئے پیچھے کھسکی تھی۔ اس کے اوپر جھکے اسے کمر سے جکڑے اس کی میکسی کی دونوں سائڈ سے کھولتے اسے جھٹکے سے اتار گیا۔ وہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے وجود کو دیکھتے ارحام کی سر سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کی کمر کو جکڑے اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے ہوئے تھا، ایک ہاتھ سے خود بوچھے ہوئے تھا۔ روف شاور سے ان دونوں پر پانی گر رہا تھا جس سے دونوں کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ہور کا پورا بدن پانی میں ڈپ تھا۔ ہم پانی میں اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کے اس کی کمر کو جکڑے اپنا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ ارحام، ہور نے گہرے سانس لیتے ارحام کو پکارا۔ روف شاور سے پانی کی بچھاڑ تیزی سے ان دونوں پر گرتی ان کی سانسیں بالکل ناہموار کر چکی تھیں۔ باتھ ٹب کافی گہرا اور بڑا تھا، اوپر تک پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ارحام کی سر سرخ جنونی نظروں سے اس کی جان جا رہی تھی۔ باتھ ٹب کی ٹھنڈی پانی میں سے ارحام کا بدن تانبے کی مانند جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ مقابل کی دیوانگی اور کمزوری سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کے قریب آتے ہی مقابل کا بدن ایسے ہی اسپارک کرنے لگتا تھا، پورے وجود سے شعلے پھوٹنے لگتے تھے۔ ارحام اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتے اپنے وجود کو بھی ہر پردے سے آزاد کر چکا تھا۔ وقت کے ساتھ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ان دونوں کے بیچ کوئی پردہ نہیں تھا۔ ارحام اس کے بدن کا حصہ بنا ہوا تھا۔ ارحام، آج بھی میرے ساتھ وہی کچھ کریں گے آپ جو ہمیشہ کرتے ہیں؟ حور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سسکی لی تھی۔ ہاں، تو تاکہ تمہیں احساس ہو تم آج بھی میری ملکیت ہو، تمہارے پور پور پر صرف میرا حق ہے۔ ارحام اس کے بالوں کو دبوچے اس کے لبوں پر شدت سے جھکتے پانی میں گم ہوا۔ اس کے اس طرح رونے اور تڑپنے پر وہ پاگل ہوا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے قطرہ قطرہ اس کی سانسیں کھینچتے اسی گہرائیوں پر اپنے ایک ہاتھ سے شدت بھرا لمس چھوڑتے اسے باور کروا رہا تھا وہ صرف اس کی ہے، وہ اس کے جسم و جاں کا مالک ہے۔ ہم کی شدت بھرے لمس اور پانی میں اس کی سانسیں ناہموار ہوتی مدھم ہوئی تھی۔ ہم خانزادہ اس کی سانسیں انہیل کرتے اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں دبا گیا۔ ہور کی سانسیں اب تقریباً رک گئی تھیں۔ جسے محسوس کرتے اور ہم اس کے لبوں کو آزادی دیتے اسے کمر کو جکڑے اوپر کو ہوا۔ پانی کی سطح پر آتے ہوئے گہرے سانس لیتے ارحام کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جن میں خوف کی گہری تحریر رقم تھی۔ وہ جس طرح اسے جکڑے ہوئے تھا وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ زخمی ہوتے ہوئے بھی اس پر پوری طرح قابو پائے ہوئے تھا۔ اور کے چہرے پر بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آیا اسے کبھی خوف سے مزاحمت نہیں کی تھی، اور آج اسے احساس ہوا تھا مزاحمت کر بھی نہیں سکتی تھی۔
پہاڑی خان تھا جس کی پناہوں میں پہاڑ جیسے وزن سے سانس آ جائے تو غنیمت تھا کا جا کے وہ مزاحمت کرتی۔ ارحام کی نظریں اس کی خوفزدہ نگاہوں سے ہوتی اس کی لبوں کی موجود گہرے کٹ پر تھی جہاں خون کی۔ ارحام نے لب بھینچے اس کی زخمی لبوں کو دیکھتی اس کی کمر کو آزاد کرتے تھوڑا اوپر ہوتے اسے اپنی پناہوں سے آزادی دی۔ وہ پیچھے کو ہوتی بات ٹپ کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ ٹیک لگائے ارحام کو دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ارحام اپنی چاندی جیسے بے ترتیب سانسوں کو بحال کرتے اس کو چاندی جیسے مہکتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کے سر سرخ جنونی نگاہیں اس کے شولڈر پر موجود سیاہ تل پر تھی جو آج میکسی میں بھی نظر آ رہا تھا۔ حویلی میں ان 6 ماہ میں اس نے ایسا لباس پہنا تھا اس میں کبھی اس کا تل نظر نہیں آیا تھا۔ اگر کبھی کسی ڈیپ گلے کی وجہ سے اس گردن کے پاس شولڈر پر تل نظر بھی آ جائے تو اوپر بہت بڑی چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ اس کے بالوں کے ساتھ بدن کے تل پر بھی وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس کی چادر سرکنے نہیں دیتا تھا۔ سامنے لرز کے نازک وجود کو اس بات کی خبر تھی اس دل میں اس کی جان بستی ہے، اس کے بدن کے ہر دل کو کتنی شدت سے یہ نازک وجود اچھی طرح جانتا تھا، مگر یہ آج سیاہ دل اس کی میکسی سے دکھائی دیتا پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آرام نے اس کے قریب ہوتے اس کی دونوں کلائیاں اس کی کمر کے پیچھے جا کر لا کی اور اس کے ایک پر مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ارحام نے پھر سے اسے بے بسی سے پکارا۔ ارحام نے اس کی کلائیاں اس کی کمر پر لاک کرتے شولڈر کے دل پر بہت بے رحمی سے ارحام کی شدت پر وہ چیخ اٹھی تھی۔ ارحام کی شدت پر ہور کی آنکھوں سے سیال مادہ شدت سے جاری ہوا تھا۔ ہم اپنے دانتوں کا دباؤ شولڈر کے دل پر ہڑاتا جا رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کی شدت اس کے مول پر بڑھتی جا رہی تھی۔ ہور کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ آج اس دل پر غیر مردوں کی نظر پڑی تھی۔ آج وہ یہ دل فنا کر کے رکھنا چاہتا تھا جسے دیکھنے کا حق صرف اسے تھا۔ ارحام اپنا جنونیت بھرا لمس اس کے شولڈر پر دے کر پیچھے ہوا اور اب خوف سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ ایک ٹک ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے بدن کی دل کی نمائش کی تم نے آج اسے میں سزا دے چکا ہوں اور تمہارے بدن پر کہاں کتنے دل ہیں کتنے نشان ہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارے بدن کی ایک گہرائی سے واقف ہوں۔ اتنا تم نے خود کو نہیں دیکھا ہوگا جتنا میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ یہ دل کافی اوپر تھا اس لیے تمہاری بچت ہوگی۔ خدا قسم تمہارے بدن کا کوئی اور دل ذرا سا بھی نمایاں ہو جاتا میں وہ حصہ کاٹ کر پھینک دیتا۔ آج کے بعد اس دل کی بھی تم نمائش نہیں کر سکو گی۔ جب جب تمہیں میرا یہ لمس یاد آئے گا تم خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھو گی۔ اس دل کو تو اب تم بھی نہیں دیکھو گی۔ وہ اس کی خوفزدہ نگاہوں میں دیکھتے کر آیا تھا اور کی گلابی آنکھیں مزید گلابی ہوئی تھیں۔ اسے سکتے ہوئے ارحام کو دیکھنے لگی۔ اسے بہت بے رحمی دکھائی تھی شولڈر کس دل پر۔ ویسے بھی میں کتنا بے وقوف ہوں جو بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں۔ تم اپنی نمائش اب کر ہی نہیں سکتی۔ اس کمرے سے باہر نکلو گی تو اپنی نمائش کر سکو گی۔ اب تو یہ کمرہ یہ واش روم تمہاری ملکیت اور تم میری ملکیت۔ ارحام اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ باتھ ٹب کے پاس بنے خوبصورت فینسی اسٹینڈ پر پڑے بہت سارے تہہ کیے ہوئے ٹاول میں سے ایک کو پکڑے وہ باتھ ٹب سے باہر نکلا تھا۔ اپنی کمر پر وہ ٹاول لپیٹتے الماری کی طرف بڑھا۔ یہ سانس لیتے اپنی بال مٹھیوں میں جکڑ سامنے کھڑے ظالم انسان کی چھوٹی پشت کو دیکھا تھا۔ اپنے لبوں کے زخم پر انگلیاں لگاتی اس نے اپنی شولڈر کی طرف نگاہ کی جہاں سامنے کھڑے شفاق انسان کی بے رحم شدت رقم تھی۔ وہ دل اس کی جنونیت میں چھپ گیا تھا، سچ میں بے رحم تھا، وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ اس شفاق انسان کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ اس کا پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ ارحام الماری سے باتھ روب
बात गाउन निकालते हूर की तरफ बढ़ा जो बाथटब में बैठी सिसक रही थी। हम बात गाउन हूर के पास उसे कहरबार निगाहों से घूरते हुए दरवाजे की जाने बढ़ा। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। वो रोते हुए शिद्दत गम से चीखी थी। उसकी सफाकी उसकी जान ले रही थी, वो पागल हो रही थी जैसे। अरहाम के मजबूत हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुके थे। चेहरे की सुर्खी में मज़ीद सुर्खियाँ गिली थीं, पूरे वजूद की रगें तैशो इश्तियाल से ज़ाहिर होने लगी थीं। हाँ, ने पलटते हुए हूर पर अपनी सर सुर्ख नज़रें गाड़ी, जो सिसकियाँ भरते हुए बाथटब में ही बैठी। काँपते हाथों से काँपते हाथों से वो बाथरूम गाउन पहन रही थी। अभी बयान था और फिर से मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। हूर बाथरूम गाउन पहनकर बाथटब से उठती अरहाम के मुकाबले आई। मैं अब आपकी दरिंदगी नहीं सुनूंगी सहूंगी, मुझे आपसे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त तलाक दे मुझे। और अरहाम की आंखों में देखते बेखौफ लहजे में बोली। ये पहली मर्तबा था, उसकी आवाज़ में बिल्कुल लर्जिश नहीं थी, ना ही अब उसका बदन लर्ज रहा था। स्मार्ट निगाहों से अरहाम खानजादा की आंखों में देख रही थी। बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें बेल्टों से आज दाग दूंगा, बेल्ट से आज दाग दूंगा। अरहाम ने गहरी सांस लेते उसे तंबी की। मुकाबिल का तलाक मांगना उसे जलते तवे पर बैठा चुका था। उसकी रगों में खून फिर से भड़का था। उसे एक पल के लिए खुद से जुदा नहीं कर सकता था। उससे तलाक मांग रही थी और तलाक लेकर वो किसके पास जाना चाहती थी वो अच्छी तरह समझता था। और वो अब तो मरकर भी उसे इसके पास न जाने थी। उसे आज तक किसी से हसद महसूस नहीं हुआ था, मगर उस साहिर खान सादा से वो इतना हसद महसूस कर रहा था। उसका नाम सोचते ही उसके अंदर तपश उठने लगती थी। जो उसे पैरों तक झुलसा देती थी, सीने में आग के दरिया दौड़ने लगते थे। आपकी शिद्दतों से नहीं सही, आज ये बदन आपकी बेल्ट से दाग जाएगा रहा। तो आज ये बदन आपकी, मुझे आदत है आपकी बर्बरियत सहने की। आप चाहे आज मुझे बेल्ट से दागें, चाहे मेरी जान लें, मैं आपसे चीख चीख कर तलाक मांगूंगी। मुझे तलाक चाहिए रहाम, मुझे आपसे तलाक चाहिए। अगर आप मुझे तलाक नहीं देंगे मैं आप जैसे दरिंदे से खुला ले लूँगी। और अरहाम की आंखों में आंखें डाले चीख रही थी। चटाक की आवाज़ के साथ हूर की जबान रुकी थी। भारी थप्पड़ की गूंज पूरे वॉशरूम में गूंजी थी। थप्पड़ की गूंज इतनी शदीद थी कि हूर को कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। कान साए साए करने लगे थे। हूर पर गाल पर हाथ रख के पीछे को होती बुरी तरह लड़खड़ा गई। इससे पहले वो गिरती, राम उसे बाजू से जकड़े दूसरे गाल पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ लगा चुका था। सारा गुस्सा इश्तियाल वो हूर के नाजुक गालों पर उतार चुका था। हूर पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी। वो थर-थर काँपती दीवार के साथ लगे दोनों गाल पर हाथ जमाए हुए थी। थप्पड़ बहुत ही जानदार थे। मज़ीद अरहाम से खौफ़ज़दा हो चुकी थी। आइंदा तलाक का लफ्ज़ भी मुँह से निकाला मैं तुम्हारी ज़बान, अभी के लिए तुम्हारी इतनी ही सज़ा काफ़ी है। उसकी तरफ बढ़ते उसके गिर्द दोनों हाथ जमा गया। जहाँ तक बात है मेरी शिद्दतों, मेरी बर्बरियत सहने की, तुम इस कमरे में मेरी बनकर रहोगे, मगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। कल तक तुम्हारी नफ़रत में तुम्हारे करीब आता था। पर अब तो मेरी नफ़रत के भी काबिल नहीं रही, इसलिए तुम्हें छूने के काबिल नहीं समझता। मगर एक बात याद रखना, रहोगी तुम हमेशा मेरी, चाहे मैं तुम्हें छूऊँ या ना छूऊँ। अगर तुम पर सिर्फ़ मेरा इख्तियार होगा, अब सारी ज़िंदगी सिर्फ़ मेरी रहोगी। हम उसके लरज़ते वजूद पर कहरबार निगाह डालता दरवाज़े की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा दाड़ से खोलता निकलता चला गया था। हूर ज़मीन पर दुज़ानों बैठी चेहरा हाथों में छुपाकर सिसक पड़ी। रात की स्याही गहरी होती जा रही थी। तूफ़ानी बर्फीली बारिश की शिद्दत में इज़ाफ़ा होता जा रहा था। वह हवेली के पिछले लान में रेलिंग पर हाथ जमाए, दरिया की मौजों पर नज़रें जमाए हुए था। बारिश का शोर दरिया की मौजों के शोर में दब रहा था, मगर दरिया में शदीद तगयानी थी। वो बरसती बारिश में खड़ा मुकम्मल तौर पर भीग चुका था।
वो इस वक़्त ब्लैक ट्राउज़र पर ब्लैक टी-शर्ट पहने हुआ था। मुझे तलाक चाहिए आपसे हूर के लफ्ज़ याद करता हुआ इस ठंडी बारिश में भी तांबे की मानद से लग रहा था। हूर के अल्फाज़ याद करते हम अपनी सुर्ख़ आँखें मसलते लोहे के आनी जंगले पर पूरी क़ुव्वत से हाथ मार गया था, मगर दर्द की शिद्दत हाथ में नहीं, उसके दिल में उठी थी। वो मुझे इश्क बुलाता था। फिर से उस सितमगर के लफ्ज़ उसे समायतों में गूंजते सुनाई दिए। रेपुटेशन तो उसने खो दी थी, मगर हूर सुल्तान शाह की मोहब्बत को तो पा लिया था। सुल्तान शाह ने इन दोनों की मंगनी कर दी थी। आशिक हो तो ऐसा हो, साहिर खानज़ादा जैसा। मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट ये पैसा कोई मायने नहीं रखता, अगर कुछ मायने रखती है वो जो साहिर खानज़ादा के रूह में रहती है। मैंने सुना है साहिर खानज़ादा किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार था, जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी से गई है, उसी तरह की हरकतें करता है। अब देखो उस लड़की के लिए 500 करोड़ को लात मार दी। मैं सच में साहिर खान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर साहिर खान किसी और का दीवाना निकला। वो सच में बहुत लकी थी, जितनी वो खूबसूरत थी, उतनी ही लकी है साहिर खानज़ादा जैसा इंसान उस पर मरता था। मगर अफ़सोस वो जितनी खूबसूरत थी वक़्त के साथ उतनी ही बदकिस्मत ठहरी कि उसकी ज़िंदगी में साहिर खानज़ादा ना रहा। अब साहिर खानज़ादा जैसा बंदा किसी की ज़िंदगी में ना रहे, वो बदकिस्मत ही होगा ना। ये लफ्ज़ गटमिट होते उसकी दिमाग की तनाबें हिला रहे थे। सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ तो ना रहा था उसके पास कोई रिश्ता, कुछ भी अपना ना रहा था। जिसे वो अपना बना कर रखना चाहता था, उसकी बनकर नहीं रहना चाहती थी। मुझे आपसे तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। लफ्ज़ों की बाज़गाश फिर से सुनाई दी तो हम अब कर्ब से चिल्लाते हुए अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया था। क्या करूँ मेरे खुदा? क्यों इतना जुनून पैदा किया इस लड़की के लिए मेरे दिल में? नहीं बर्दाश्त कर सकता उसका नाम भी किसी के साथ। हम अब आसमान की तरफ देखते अपने रब से शिकवा करते कर्ब से आँखें मीच गया था। उसे हूर की खूबसूरती से मोहब्बत नहीं हुई थी। वो अच्छी तरह जानता था। उसे उस पर किए गए ज़ुल्म की वज़ह से मोहब्बत हुई थी। उस पहली रात की बर्बरियत याद करते वो भी तकलीफ़ में मुब्तला हो जा उसकी चीखें, उसका रोना करलाना याद आता, खुद को इस बारे में सोचने से रोक नहीं पाता था। रात को जब वो उसके पहलू में सो जाती तो उसे घंटों सोता हुआ देखता रहता, उसके लबों को गौर से देखता, जो उसने पहली रात बेदर्दी से कुचले थे। उसके बदन को देखता रहता, जो उसने पहली रात बेदर्दी से मसला था। और बेड ग्राउंड से टेक लगाए सिगरेट पीते हुए से खुद से नफरत होने लगती थी। अपनी महरम अपनी इज्जत को इस तरह छूने पर वो कितनी बार खुद से शर्मिंदा होता था। मगर जब उसका एक्ट याद आता तो ये शर्मिंदगी दूर कहीं जा सोती थी, मगर हमदर्दी उस नाजुक वजूद के कभी ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि बहुत ही नाजुक थी। उसकी नशीब व फ़राज़, उसके जिस्म की गहराइयाँ पहले कभी किसी ने नहीं छुआ था। उसकी उसकी मलकोती उसकी मलकोती हसीन कोश देखकर वो सोचता क्या ये लड़की ऐसे छूने के काबिल थी? क्या ये किसी और के पास होती तो क्या वो उसे ऐसे छूता? अपने इस सवाल पर उसका दिल जल उठता था, मज़ीद बेचैन हो जाता। अजीब-सी घुटन होती जब वो सोचता वो ये किसी और के पास होती। इसी बात को लेकर वो उसके लिए और हसास हो हमदर्दी और हसासियत में कब उसे इश्क हुआ उसे पता नहीं चला। शुरू-शुरू में वो उसको अट्रैक्शन नफ़रत का नाम देता था। उसके करीब जाकर अपनी नफ़रत उसके नाज़ुक वजूद पर उतारता है। उसकी बीवी बेहद खूबसूरत है, महरम तो उसके बगैर नहीं रह सकता। मगर उसे बाद में एहसास हुआ, उसे इस नाज़ुक वजूद से पहली रात नफ़रत हुई, फिर हमदर्दी हुई, फिर अट्रैक्शन और फिर मोहब्बत और फिर इश्क। औरत पर हाथ उठाना, उससे ऊँचा बोलना उसकी सरशत में शामिल नहीं था। मगर कुछ अरसे से मगर कुछ अरसे के लिए उसे औरत नाम से ही नफ़रत हो गई थी और बीवी रिश्ते से नफ़रत हो गई थी क्योंकि 2 औरतों ने उसकी बीवी का मुकाम हासिल किया था। दोनों इसके नज़दीक ज़ालिम निकली थी मगर आहिस्ता-आहिस्ता अपने किए ज़ुल्म पर वो हूर को लेकर इतना हसास जुनूनी होने लगा
کہ उसे द्रक्षा के साथ देखते भी वो जलने लगता था। उसे समझ नहीं आता तो उसके साथ क्या सलूक करे, अपनी औरत को किस तरह रखे जो कम उम्र बेपनाह खूबसूरत है। बीवी जो सुल्तान शाह की बेटी थी, जिसका हर लफ्ज़ झूठ था, उसके साथ क्या सलूक करे? लेकिन उसे लगता था वो सारी उम्र अब सिर्फ उसकी रहेगी। हक की मलकियत के एहसास से हर टाइम उसे अपनी पनाहों में रखता था, जिसमें उसकी मोहब्बत और जुनूनियत, उसकी इज़्ज़त शामिल होती थी। उसे एक रात के उस ज़ालिमाना अमल से खुदा ने अमल से खुदा ने उसे बहुत बड़ी सज़ा दी थी, अमल की। इस औरत का इश्क उसके अंदर डाल दिया था, जो उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करती थी, और उसके खुदा ने उसे वाक़ई में बहुत बुरी सज़ा दी थी। एक तरफ़ा मोहब्बत ही बहुत ख़तरनाक होती है, और वो उस औरत से इश्क कर बैठा था। आराम अपने मुँह पर हाथ फेरते अपने अंदर उठते दर्द पर काबू पाने लगा। तूफ़ानी बारिश में खड़ा वो मुसलसल भीग रहा था। उसके ज़ख्मों से खून रस्ता भी ज़मीन पर बहती बारिश में शामिल हो रहा था, और बेहिस बना खड़ा था। रात की तारीकी सुबह की रोशनी में तब्दील हो गई थी, और वो वहीं पर खड़ा था। ज़्यादा सुबह होते ही डेरे पर चला आया था। अब रात के 10 बज रहे थे। वो खुद से लड़ते थक हार कर अब वो हवेली वापस आया था। वो इस वक़्त स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस था। हाँ, स्याह ही शाल कंधों पर डाली हुई थी उसकी भारी। बेचैन कदमों का रुख अपने कमरे की तरफ था, जहाँ उसकी ज़िंदगी मौजूद थी। हवेली में सबको वो सुबह गुस्से में मना कर आया था। उसके कमरे में कोई नहीं जाएगा, मगर आज सारा दिन उसकी जान सूली पर लटकी रही थी। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था, और वो कल रात से भूखी-प्यासी कमरे में बंद थी। मज़ीद बेचैन हो गया था। दरख्शां को फ़ोन पर दी थी कि रात का खाना उसके कमरे में पहुँचाया जाए। अरहाम खान तेज़-तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे बेचैनी से कमरे के दरवाज़े के हैंडल पर हाथ रखते दरवाज़ा खोला ही था कि हूर की चीखती आवाज़ सुनाई दी। ले जाओ, ये खाना मुझे नहीं खाना। मेरी सज़ा ये है, मैं इस कमरे में बंद रहूँगी। तो जाओ, कह दो अपने ज़ालिम लाला से मुझे भूखा रखकर सज़ा दे, ताकि मेरी जान चली जाए और मेरी इस कमरे से जान छूट जाए। अरहम हूर की चिंगारती आवाज़ पर लब भींच गया था। ये अंदाज़ कहाँ देखे थे उसके? दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ ही था कि उसके कंधे पर गरम-गरम चाय का कप आकर बड़ी ज़ोर से लगा। कप उसके कंधे पर लगता ज़मीन पर गिरता टूटकर चिकनाचूर हो चुका था, मगर गरम-गरम चाय का कुछ हिस्सा उसकी गर्दन को जला चुका था। हूर बेड पर बैठी गहरे सांस लेते अरहाम को देखते अपना मुंह फेर गई थी। लाला भाभी को पता नहीं क्या हो गया, वो इतना चिल्ला रहे हैं। हमने बहुत बोला खाना खा लो, पर भाभी ने नहीं खाया। ये चाय का कप उन्होंने ये चाय का कप उन्होंने दरवाजे पर मारा था, यहाँ आपको लग गया। अरहाम को हूर को खूंखार निगाहों से घूरते देखकर दरख्शां ने जल्दी से वजाहत दी। अरहाम के गुस्से से वाकिफ थी, और हूर से वो शदीद मोहब्बत करती थी। हूर के गालों पर अरहाम की उंगलियों के निशान भी देख चुकी थी, इसलिए अरहाम को जल्दी से घबराते हुए वजाहत दी, तुम जाओ यहाँ से। अब तब तक खाना इस कमरे में नहीं आएगा जब तक ये खुद नहीं मांगेगी। अरहाम हूर को सर सुर्ख निगाहों से घूरते हुए दरख्शां से दरख्शां इस बात में सर हिलाती जल्दी से कमरे से निकल गई थी। मैं कभी खाना नहीं मांगूंगी अरहाम, मर जाऊंगी मगर खाना नहीं खाऊंगी। हूर बेड से उठते अरहाम के मुकाबले आई थी। वो गुलाबी कलर की फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर बड़ी सी ब्लैक शॉल उसे कंधे पर डाल रखी थी। बाल उलचे से कमर और शानों पर बिखरे थे। रंगत शदीद गुलाबी हो रही थी। आंखें मुतोर और सुर्ख थीं। दोनों आरिस पर उसकी उंगलियों के निशान सब थे। आंखें जितनी सूजी हुई थी उतनी गुलाबी थीं। यकीनन वो कल रात से अब तक रोती रही थी, मगर अब उसकी आंखों की नमी खुश्क थी। अरहाम की बेचैन नज़रें उसकी दीवानगी से तवाफ़ कर रही थी। उसे मुकम्मल ड्रेस और शॉल के साथ देखकर उसके जलते तड़पते दिल को थोड़ी सी राहत मिली।
भूख लगेगी माँगो भी और खाओगी भी। वो चीज़ ही ऐसी है। राम उसकी मोहतरमा आँखों को बहुत देखते बोला था, "नहीं खाऊँगी, तब तक नहीं खाऊँगी जब तक मेरे पापा मुझे लेने नहीं आ जाते। मैं जानती हूँ हाँ, मेरे पापा ज़रूर आएँगे।" उसके दूर जाने की बात पर अरहाम का चेहरा सुर्ख-सर्द हुआ था, गले में गिल्टी से उभर कर मातूम हुई। गुस्सा इश्तियाल ने एक बार फिर से उसे अपनी लपेट में गुस्सा इश्तियाल गुस्से इश्तियाल ने एक बार फिर से उसे अपनी लपेट में ले लिया था। नहीं होगा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, सुल्तान शाह को मैं इस हवेली में घुसने नहीं दूँगा। पहले तुम इसलिए चली गई क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, अब वो पूरी पुलिस फ़ोर्स को भी ले आए, तब तक वो तुम्हें नहीं लेकर जा सकते। तब तक तुम्हें नहीं ले जा सकते। क्योंकि अरहाम खानज़ादा खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता, वो गोलियाँ मारना भी जानता है और गोलियाँ खाना भी। अगर तुमने गलती से भी इस कमरे से बाहर कदम निकाला, तो खून की नदियाँ हर तरफ बहेंगी, जिसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ तुम होगी। अरहाम ने सर्द आवाज़ में बोलते उसे पीछे को धकेला था। लड़खड़ाती हुई अरहाम की शाल मुट्ठियों में जकड़ गई। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पापा को काँच भी आई, मैं आपको जान से मार दूँगी। दुनिया में मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे पापा हैं, मेरी सबसे बड़ी गलती उस रात मैदान की सड़क पर आपकी मदद लेना थी। काश मैं उस रात उस किसी गाड़ी के नीचे आ जाती, जिस इंसान से मैं अपनी इज़्ज़त बचाकर भाग गई थी, उसकी हवस का निशाना बन जाती, मगर आपकी गाड़ी से न टकराती। हूर अरहाम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत गम से रोते हुए चीख रही थी। अरहाम ने गैज़ो गज़ब से दहाड़ते हुए अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया था। हूर उसे खौफ़ज़दा निगाहों से देखते अपने दोनों गालों पर हाथ रख गई थी। रात के थप्पड़ों की शिद्दत वो अभी तक भूली नहीं थी। मुक़ाबिल का हाथ बहुत भारी था। सारी रात उसके गाल दर्द और जलन से झनझनाते रही थी। अरहाम अपना हाथ हवा में ही मुअल्लक़ करते अपनी मुट्ठी दबोच गया था। अरहाम गहरे साँस लेते अपने इश्तिहाल पर काबू पाने लगा। निशानाबाद बनने वाली बात पर अरहाम का तनफ़्फ़ुस पूरी तरह फूल गया था। वो बमुश्किल ही खुद पर काबू पाए हुए था। उसकी दिमाग की शरेआनें जैसे फटने के करीब थी। वो कहरबार निगाहों से उसे घूर रहा था। हूर अब लरज़ते हुए नज़रें झुका गई थी। उसे अपनी ज़बान से निकले लफ्ज़ों का एहसास शद्दोमत से हुआ था। इसी इज़्ज़त को बचाते हुए वो इस ज़ालिम इंसान की पनाहों में आ गई थी। इसी इज़्ज़त को बचाते हुए दर-बदर हुई। कैसे ही वो लफ्ज़ मुँह से निकाल सकती थी। दिल की धक-धक अरहाम की गहरी साँसें गूँज रही थी। वो दोनों गालों पर हाथ रखे नज़रें झुकाए खड़ी थी। अरहाम उसे सर्क-सुर्ख नज़रों से तैशो इश्तिहाल से घूर रहा था। उसके पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हो रही थी। यकदम अरहाम के मोबाइल फ़ोन की चिंगारती आवाज़ गूंजी। वो कहरबार निगाहों से घूरते हुए अरहाम ने अपनी शर्ट की पॉकेट से फ़ोन निकाल कर कान से लगाया। सरसुख नज़रें उसकी अभी भी होठ पर जमी। क्या कह रही हो? क्या हुआ है प्रीति को? अरहाम फ़ोन पर ग्रीफ मज़बूत करते चला आया। ने घबराते हुए अरहाम को देखा था, जिसके चेहरे पर ज़लज़लों के आसार थे। मैं आ रहा हूँ। अरहाम फ़ोन पॉकेट में डालता तेज़ी से दरवाज़े की तरफ बढ़ा। क्या हुआ है अरहाम? परीज़े को हूर ने डबडबाए लहजे में पूछा। परीज़े से वो खुद बहुत मोहब्बत करती थी, खुद को उसका गुनहगार भी समझती थी। एहसास जुर्म में वो परीज़े से शदीद मोहब्बत करने लगी थी। आराम के मजबूत हाथ हैंडल पर रुके थे। वो सीढ़ियों से गिर गई है। अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वो हैंडल पर हाथ रखे बिना रुख पलटे बोला, और ये होना था मेरी कसम की वजह से। आज मेरी परीज़े की हालत हुई है। कसम खाई थी परीज़े की कि तुम्हारे सर के एक बाल पर भी किसी की गैर मर्द की नज़र पड़ी, तुमने अपने जिस्म की नुमाइश की, मैं तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा, मगर मैं ऐसा ना कर सका।
اور نہ کبھی کر سکوں گا مگر تمہاری وجہ سے آج میں نے اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا، ارحام نام آواز میں کہتا دروازہ کھولتا چلا گیا اور گہرے سانس لیتے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی، اور آج تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا۔ حام کے لفظ یاد کرتے ہوئے اپنے بال مٹھی میں جکڑے شدت غم سے رو دی، خود پر قابو پاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی، وہ اپنی شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹے کمرے سے باہر نکلی۔ میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے کار پورچ میں آئی، آرام کی گاڑیوں سے گیٹ سے نکلتے دکھائی دی تھی۔ گل خان! انہیں آگے بڑھتے کانپتی آواز میں گل خان کو پکارا، چہرہ اس نے مکمل چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ گل خان نے حیرت سے ہور کو دیکھا تھا۔ جی بی بی جی، گل خان نے نظریں جھکائے کہا، فریزے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے داجی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ارحام تو جلدی میں نکل گیا ہے۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، مینا خانم کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، جلدی جاؤ، داجی کو ہسپتال لے کر جانا ہے، جلدی اندر جاؤ، داجی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہو نے جلدی جلدی ایک ہی سانس میں روانی میں کہا تھا۔ گل خان یہ سنتا تیزی سے اندر کی جانب بھاگا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی برستی بارش میں حویلی کا گیٹ اب